सम्मानित साथियों, एक लंबे अंतराल के बाद आज फिर से आप लोगों से कुछ जो बड़े ज्वलंत विषय हैं जो इस समय देश के घटनाक्रम में चल रहे हैं उस पर बात करने का मन बनाया। हालांकि इच्छा बहुत होती है कि समसामयिक मुद्दों पर कुछ न कुछ बातचीत की जाए, लेकिन समय का अभाव रहता है। कई तरीके की कोई भी छुट्टी हम लोग कहीं ना कहीं कुछ कार्यक्रम, मीटिंग या इस तरीके के आयोजनों में लगे रहते हैं, जिस वजह से ये समय मिल नहीं पाता। लेकिन इस बीच जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, उस जजमेंट के बाद कई बार ये इच्छा हो रही थी कि इस मुद्दे पर मैं अपनी राय आप लोगों के समक्ष रखूं या अपनी समझ जो मुझे लगता है, लेकिन समय अभाव के कारण ही नहीं हो पाया। लेकिन ये 1 अगस्त से आज ये सितंबर का महीना भी, इसका भी लगभग 1 हफ्ता निकल गया है। लेकिन आज मुझे लगा कि इस विषय पर कुछ बात की जाए। साथियों, देखिए, जो इस समय हालात देश भर में चल रहे हैं, हालांकि इस समय क्या चल रहे हैं ये तो हज़ारों साल से इस देश में हालात चल रहे हैं कि इस देश में जो मेहनत कश है, जो इस देश को बनाने वाला है, वो यहाँ शोषित और वंचित है, और जो कुछ भी नहीं करने वाला है, जो केवल दूसरों की मेहनत के दम पर बैठ के खाने वाला है, वो यहाँ मालामाल है, सर्वाधिकार संपन्न है, मान सम्मान सब कुछ से लैस है, साधन संपत्ति पर पूरा उसका कब्जा है। ये आज से नहीं, ये हजारों साल से ये चला आ रहा है। और जब जब शोषितों ने, वंचितों ने, मेहनत कशों ने, इस देश के निर्माताओं ने, इस देश के मूल निवासियों ने जब खड़ा होने की कोशिश करी है, जब कुछ कोशिश करी है कि वो एक मानवतावादी भारत के निर्माण की दिशा में कुछ करें, जहां सबको अवसर मिले, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का शासन यहां पर स्थापित हो, तब वो लोग वो मुट्ठी भर लोग अपने उन प्रयासों से, अपने चालबाजियों से, अपने कुचक्रों से, अपने शातिर षड्यंत्रों से उस कोशिश को विफल करने का पूरा प्रयास करते हैं, और ज़्यादातर सफल भी आज तक लगभग होते आए हैं। अभी भी इस समय भी वही चल रहा है। जो 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, अगर उस डिसीजन की बात हम देखें, वो बहुत एक प्लानिंग के तहत आया है। क्योंकि हजारों साल से जो इस देश का जो मूल निवासी समाज है, जो इस देश को बनाने वाला समाज है, जो यहाँ शोषित है, वंचित है, उत्पीड़ित है, वो समाज, उसको बहुत प्लानिंग से बांटा गया है। उसको हजारों जातियों में बांट के उसको अलग अलग किया गया है, उसको, ताकि वो कभी भी एक ताकत न बन सके और कभी वो ये सवाल खड़े न करने लगे कि उसकी बर्बादी का ये कारक कौन है। लेकिन इस बीच आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों से इस देश के कुछ मानवता पसंद लोग, कुछ जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारत के निर्माण के पक्षधर लोगों ने, उन लोगों को एक उनका इतिहास याद दिलाकर कि आप नीच नहीं हैं, आप दलित नहीं हैं, आपको जो ये पहचानें दी गई हैं जानबूझकर दी गई हैं, ये जो अपमानजनक पहचानें दी गई हैं ये जानबूझकर दी गई हैं, ये एक सोची समझी साजिश के तहत दी गई हैं। तो इसके विरुद्ध एक चेतना पैदा करने की कोशिश की गई और इस देश के मेहनत कशों, शोषितों, वंचितों को एक ये याद दिलाया कि आप इस देश के मूल निवासी हैं, आप इस धरती के असली वारिस हैं, असली मालिक हैं। और ये पूरा ऐतिहासिक तथ्यों से, वैज्ञानिक शोधों से स्पष्ट हो गया है कि यही इस देश के मूल निवासी हैं। और कई जो लेखक हैं जो इन वर्गों में भी नहीं जन्मे हैं, जो
उन तबकों में जन्मे जो कब्जा किए हुए हैं, उन लेखकों ने भी इस बात की पुष्टि की है और उन्होंने खुद ये लिखा है कि भाई इस देश में कुछ समुदाय कब्जा करके बैठे हैं जो यहाँ आकर, बाहर से आकर यहाँ बैठे हैं और उन्होंने ही अपना राज कायम करने के लिए, अपनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ के मूल निवासियों को ताकि वे कभी भी विद्रोह न करें, उनको हजारों जातियों में बांटा है, उन्हें तोड़ा है और वो आपस में ताकि लड़ते रहें और उसके बाद उनकी बर्बादी के लिए उन्हें भाग्य, भगवान, अन्य तमाम चीज़ें जो रचना करके अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड में उनको उलझाया गया है सोची समझी साजिश के तहत, ताकि वो कभी भी अपने विकास की ओर, अपनी शिक्षा की ओर, अपने ज्ञान की ओर, अपने हक अधिकारों के लिए न लड़ने लगे। तो लेकिन इस बीच कुछ वर्षों से कुछ बुद्धिजीवी जो संगठन हैं, जो मानवतावादी भारत के निर्माण के पक्षधर संगठन हैं, वो इस दिशा में काम करने लगे और उन्होंने उनको एक ये वो कराया कि भाई आप अपने जो घृणा बोध से निकलिए, आप अपने अपमानजनक जो ये बोध से निकलिए, आप अपनी गौरवमय पहचान को जानिए, आप एक हैं, आपको बांटा गया, आपको। तो वो जो सारी चीज़ें थी वो एक हलचल पैदा कर रही थी और एक नारा सा बनने लगा था एक कि मूल निवासी जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा, संविधान के सम्मान में, मूल निवासी मैदान में। इस तरीके के जो एक कुछ नारे देश में हलचल पैदा करने लगे थे और उसका संज्ञान भले ही मूल निवासी समाज ने उस गंभीरता से अभी तक नहीं लिया या ले भी रहा है, लेकिन उस व्यापकता से नहीं ले रहा जितना लेना चाहिए। लेकिन जो विरोधी पक्ष है, जो कब्जाधारी है, कब्जाधारी ने उसका बड़ा तेजी से संज्ञान लिया और उनमें हलचल हुई। उन्होंने कहा भाई अगर इस तरीके से ये जागने लगे, मूल निवासी जागने लगे, तो सचमुच चोर लुटेरों को भागना पड़ेगा, जिन्होंने हजारों हजार करोड़ रुपया कब्जा करके बैठे हैं, हजारों एकड़ जमीनें कब्जा करके बैठे हैं, सारे प्रमुख पदों पर कब्जा करके बैठे हैं और वो कभी भी एक वातावरण नहीं बनने देते हैं, एक न्याय का वातावरण, एक समता बंधुता का वातावरण ही नहीं देश में बनने देते। उन लोगों को ये लगा कि अगर ये नारा बढ़ने लगा और ये संविधान के सम्मान में आने लगे, ये जागने लगे, तो क्या होगा। तो इसलिए बहुत प्लानिंग से, बहुत योजनाबद्ध ढंग से कुछ संगठन हैं, कुछ विचारिक फैक्ट्रियां हैं जहां तैयार किया जाता है, शोध होते हैं, सोच तैयार करी जाती है। उन्होंने पूरा सोच समझकर ये एक प्लानिंग करी कि कैसे ये मूल निवासी जो एक संकल्पना की काट निकाली जाए, ये मूल निवासी जो विचारधारा पे जो काम हो रहा है, इसको कैसे तोड़ा जाए। तो इसलिए एक सोची समझी साजिश के तहत एक बहुत योजनाबद्ध ढंग से काम किया गया और उसी के तहत एक ये ऐसा निर्णय आया कि जिसे सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि जो अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, इनमें से जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, अब उनको के बजाय जो लोग पीछे छूट चुके हैं उनको नौकरियां मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, सुनने में बहुत बढ़िया भी लगता है और होना भी चाहिए कि सबको मिलना चाहिए। समाज में के हर हिस्से तक किसी भी जो विकास की या प्रकाश की किरण पहुंचनी चाहिए। लेकिन इसके आगे आप ये देखेंगे कि आज जिन लोगों को ये चिंता सताई कि उनको जो पीछे छूटा समाज है उसको भी मिलना चाहिए, उनको उस समय चिंता नहीं सताई जब इस देश की शिक्षा पर अटैक कर दिया गया। आप देखेंगे पिछले 20-25 सालों में ये बहुत तेजी से हुआ। आप आज देखेंगे जो शिक्षा नीति ऐसी बना दी गई जिसमें जो इस मेहनत कशों के गांव कस्बों में आज जाकर देखिए हाई स्कूल पास लोग नहीं मिलते हैं। उनको हाई स्कूल पास नहीं करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से ऐसा नीतियां लाई गई कि उन्हें फेल करना बंद कर दिया गया ताकि वो पढ़े नहीं। 8वीं 9वीं तक उन्हें फेल नहीं किया गया और ये 20-25 साल पहले से काम शुरू हो गया था। 8वीं 9वीं तक फेल नहीं किया गया जिससे वो बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, उनके पेरेंट्स ने उन पर ध्यान देना छोड़ दिया और जब 10वीं में बोर्ड की परीक्षा हुई तो वो अपने आप फेल हुई। यानी
गांव कस्बों में जो ये मेहनत कशों के, इस देश के मूल निवासियों के, शोषितों वंचितों के गांव में आप जाइए, एक दो बच्चे भी ढंग की पढ़ाई लिखाई, दो चार बच्चे मिलते हैं, बाकी सब हाई स्कूल कहते हैं, हाई स्कूल उत्तीर्ण नहीं कर पाए। अब जो हाई स्कूल नहीं उत्तीर्ण कर पाए वो किसी ढंग की सरकारी नौकरी में आवेदन करने लायक नहीं, वो बहुत ज़्यादा उनको मतलब प्लानिंग से किया गया, ये उनका दोष नहीं है। दूसरा आप देखेंगे पिछले कुछ सालों पहले ही ये योजना लाई गई कि वो बच्चे पढ़ने न लगे, तो वो बच्चे पढ़ने न लगे, इस काम के लिए मध्याह्न भोजन योजना चला दी गई ताकि एक उन्हें अनुत्तीर्ण करना बंद कर दिया, जिससे क्या हुआ, टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया, उसने कहा ना भी पढ़ाएं तब भी पास होना है। दूसरा, बच्चे ने पढ़ना छोड़ दिया। और तीसरा, उसके बाद अगर कुछ बचा खुचा रहा तो वो बच्चा सुबह जैसे ही स्कूल जाता है, स्कूल जाके उसका सारा ध्यान रसोई पर होता है, क्या खाना बन रहा है, और जो टीचिंग स्टाफ है उसको पढ़ाई से ज़्यादा, अब पढ़ाई का हिसाब नहीं देना कि आपका रिजल्ट क्यों ख़राब हो रहा, आपके यहाँ बच्चे पढ़े क्यों नहीं, ये हिसाब नहीं देना, अब उसे खाने का हिसाब देना है, और उसे वो खाने के राशन पानी दाल चावल के हिसाब किताब में लगा दिया गया। तो वहाँ से पढ़ाई ख़त्म कर दी गई, बर्बाद कर दी गई। उस समय हमारे इन महान जो विचारकों को नहीं लगा कि भाई ये इनकी शिक्षा को बर्बाद करने की इतनी बड़ी तैयारी, उस समय इन्हें उन वर्गों की चिंता नहीं जागी इनके अंदर कि ये ऐसी नीतियों से वो समाज, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, उनकी पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो गई, वो कैसे पढ़ेंगे, उनकी शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा, ये सारी चीज़ें। और आप देखेंगे एक जो छात्रवृत्ति मिला करती थी, जिस छात्रवृत्ति के सहारे गरीब बच्चे पढ़ जाते थे, वो छात्रवृत्तियों में इतनी अड़चनें पैदा कर दी गई और लगभग उसका होना नहीं होना बराबर आ गया। अब तो बहुत सारे लोगों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन ही करना बंद कर दिया। उस समय हमारे इन माननीयों को ये चिंता नहीं हुई कि भाई इस देश की 80-85% आबादी आज भी किस हाल में जी रही है, उसको कैसे अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा, उस समय नहीं चिंता जागी ने। लेकिन आज उन्हें इनका दर्द जागने की चिंता सताई जा रही है, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो पीछे छूट गए वर्ग हैं, जो लोग हैं, इन सताए हुए लोगों में भी जो ज़्यादा सताए गए जो लोग हैं, जो पीछे छूट गए, उनकी उन्हें आज चिंता सता रही है। अब ये चिंता उन्हें कब सता रही है, जब आप ये देखेंगे कि सारी की सारी सरकारी नौकरियां समाप्त कर दी गई हैं। कैसे समाप्त कर दी गई हैं? 90%, लगभग 80 से 90% जो सरकारी विभाग थे जिन्हें सरकार चलाती थी, वो बेच दिए गए हैं, वो निजी हाथों में सौंप दिए गए। और जब निजी हाथों में अगर सौंप दिए हैं तो प्राइवेट जो मालिक होता है वो किसी को कोई सामाजिक प्रतिनिधित्व देने वाला नहीं है। जब सरकार नहीं दे रही थी तो सरकार वो देने में कंजूसी कर रही थी। सरकार के अधिकारी जब सबको प्रतिनिधित्व देने में तमाम तरीके के मीन में एक बहानेबाजी करते थे, तो निजी क्यों देगा, एक पूंजीपति एक उद्योगपति क्यों देगा। पहले आपने उन्हें यहाँ सरकारी जो सेवाओं से, प्रतिनिधित्व से दूर कर दिया कि वो जो सरकारी प्रतिनिधित्व, सरकारी नौकरियों के सहारे आगे बढ़ रहे थे, वो आपने उस समय हमारे माननीयों को ये चिंता ये नहीं सताई कि ये प्राइवेटाइजेशन से इनका हक मारी हो रही है, इनकी सारी नौकरियां खत्म हो गई हैं। उस समय भी इन्हें चिंता नहीं हुई। उसके बाद आप देखेंगे जो बची खुची नौकरियां हैं, वो बची खुची नौकरियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से, ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से भरना शुरू कर दिया गया, ताकि जो बचे खुचे विभाग हैं वहाँ भी सरकारी नौकरियों में इनको न्याय न मिले, इनको हिस्सा न मिले, इनको इनकी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी न मिल जाए, इसलिए वो व्यवस्था शुरू कर दी आउटसोर्सिंग। और आप देखेंगे, मैं उत्तराखंड के संदर्भ में ही अगर कहूँ, पिछला 24 साल बने हुए उत्तराखंड को हो गए, लगभग 25-26 हज़ार पद यहाँ आउटसोर्सिंग से भर दिए गए। उपनल, संविदा कर्मी, शिक्षा बंधु, शिक्षा मित्र और न जाने क्या क्या ऐसे ऐसे नाम। और उसमें ये कहा गया भाई कि अभी तो हम इन्हें ऐसे ही भर रहे हैं, काम चलाओ, और उसमें काम चलाओ भर रहे हैं, तो
भाई सामाजिक प्रतिनिधित्व देना नहीं है, संवैधानिक प्रतिनिधित्व देना नहीं है, सरकार भर रही है, देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया गया। तो बाकी जो बची खुची नौकरियां थी इनसे ऐसे छीन ली गई। उस समय भी हमारे माननीयों को ये चिंता नहीं सताई कि आप आउटसोर्सिंग से समाज के शोषित वंचित तबकों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनका हक मार रहे हैं, उनको नहीं दे रहे। दूसरा, ठेकेदारी प्रथा कर दी। अब सबसे बड़ा आज आप देखेंगे देश में, देश के जो पूरे नगरों महानगरों में को जो संभालने वाला हमारा जो सफाई कर्मी है, आप देखिए इस देश का एक सैनिक होता है, वो सेना सीमा पर अगर उसकी जान जाती है उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने देश की रक्षा के काम में लगा था और उसने अपनी जान दी, उसको शहीद का दर्जा। क्या जो देश के नागरिकों की, जो नगर में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए जो सफाई कर्मी अपनी जान देते हैं, जो सफाई कर्मी अपना पूरा जीवन गंदगी बीमारियों में ले लेते हैं, ऐसे ऐसे नालियों गटर में घुसते हैं और वहाँ उनकी जान चली जाती है। किस चीज़ में उनकी जान जाती है? बाकी नागरिकों को स्वस्थ रखने में, बाकी नागरिकों के स्वास्थ्य को बचाए रखने के लिए, उनको बीमारियों से बचाए रखने के लिए सफाई कर्मी अपनी जान दे देते हैं। तो क्या उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए था? आज तक हमारे माननीयों को कभी ये चिंता नहीं हुई कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। शहीद का दर्जा छोड़िए, उनको एक चतुर्थ श्रेणी का वेतनमान मिलता था, उनको एक पक्की नौकरी मिलने लगी थी। वो पक्की नौकरियां खत्म करके उनको ठेकेदारी पर प्रथा पर रख दिया गया। उनके 10-15 कर्मचारियों का जिम्मेदार एक ठेकेदार को दे दिया जाता है। ठेकेदार बैठे बैठे खाता है, बिना काम किए खाता है। हर कर्मचारी की तनख्वाह में से 2-3 हज़ार रुपये लेता है और कर्मचारी को 7-8 हज़ार रुपये मिल रहे हैं और ठेकेदार 40-50 हज़ार रुपया बिना काम किए महीने के कमा रहा है। उस समय हमारे माननीयों को उन हमारे सफाई कर्मियों की चिंता नहीं हुई कि इनके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। उस दौर में जब उनको कुछ एक वो मिला तो उनमें से कुछ लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, तो जो लोग पढ़ा लिखा पाए उनके बच्चे आज अच्छा पढ़ाई के अनुसार जितना उन्होंने शिक्षा हासिल की वो सरकारी नौकरियों में गए, अच्छे अच्छे पदों पर गए। और आज भी ये होना चाहिए था, उनको और अच्छे वेतनमान मिलने चाहिए थे और अच्छी स्वास्थ्य उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थे, जिससे वो अपनी अगली पीढ़ी को पढ़ा लिखा पाते और अच्छी शिक्षा दे पाते, जिससे वो बच्चे शासन प्रशासन में हर जगह भागीदारी में जाते। लेकिन वहाँ अटैक करके उनका आपने चतुर्थ श्रेणी का भी दर्जा छीन लिया, उनकी पेंशन छीन ली, उनकी पक्की नौकरी छीन ली और उनको बिल्कुल एक जिंदा रहने लायक भी एक 7-8 हज़ार रुपये में एक ढंग से परिवार का पालन पोषण उस हालत में आपने पहुंचा दिया, हमारी सरकारों ने पहुंचा दिया। उस समय हमारे माननीयों को उन वर्गों की चिंता नहीं हुई। लेकिन आज ये लड़ाई, आपस में झगड़ा पैदा करने के लिए ये पूरा योजनाबद्ध ढंग से ये काम हुआ है। हमको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आज जब सरकारी नौकरियां नहीं हैं, क्या हो जाना है? कोई भी कुछ कर ले, जब नौकरियां नहीं आप करेंगे क्या? दूसरा, एक तरफ नौकरियां खत्म कर दी, दूसरी ओर शिक्षा के आपके दरवाजे खत्म करने के लिए उधर योजनाबद्ध ढंग से काम कर दिया। और अब ये कह रहे हैं, अब हमारे माननीयों को चिंता हो रही कि भाई ये सरकारी नौकरियों में जो पीछे छूटे वर्ग हैं इनको मिलनी चाहिए और उनका तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, होना भी चाहिए। लेकिन ये इस साजिश से नहीं होगा, इस साजिश को समझना होगा। और इस बीच मैं देख रहा हूँ जब से ये हुआ है, ये जो प्लानिंग से हुआ आपस में लड़ाने के, उसके कई ऐसे कुछ दिखने में भी घटनाएं आ रही हैं कि ये तबके आपस में लड़ रहे हैं। इनके कुछ स्वार्थी नेता हैं, एक जो अलग अलग खेमों में बांटी गई जातियों के जो स्वार्थी नेता हैं, वो इसमें अपना उल्लू सीधा करने लगे। उनका समाज से कोई लेना देना नहीं होता है। वो अलग अलग दुकानें खोल के अपने समाज को भड़का के, जो उपजातियों में वर्गों में बांटा गया है उन वर्गों को भड़का के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। और अपना उल्लू सीधा करने के साथ साथ समाज में आग लगा रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो तोड़ने का काम कर रहे हैं जो हमारे माननीय चाहते हैं कि ये एकजुट होकर कहीं शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो वाली अवधारणा पर न चलने लगे। ये कहीं शिक्षित होकर, संगठित होकर, कहीं अपने हक अधिकारों के लिए आगे न बढ़ने, कहीं देश की शासन सत्ता
पे कब्जा न करने लगें, अपने वोटों का सदुपयोग करके कहीं अपनी मनपसंद सरकारें न बनाने लगें। इसलिए हमारे माननीयों ने आपस में झगड़ा पैदा करने के लिए ये निर्णय दिया है। तो इसको हमें समझना चाहिए, इस चाल को हमें समझना चाहिए। हमें आपस के झगड़े में न पड़ के, आपस में न लड़कर उस ओर प्रयास करना चाहिए कि कैसे शिक्षा का स्तर हमारा सुधरे, कैसे जो हमारी सरकारी नौकरियों पे जो हमारे प्रतिनिधित्व पे डाका डाल दिया गया, हमारी पदोन्नति पे डाका डाल दिया गया है, पदोन्नति खत्म कर दी गई है, हमारी नौकरियां खत्म कर दी गई, बची खुची नौकरियां आउटसोर्सिंग से भरी जा रही हैं, ठेकेदारी प्रथा से भरी जा रही। हमको उस दिशा में लड़ने की जरूरत है कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो, आउटसोर्सिंग समाप्त हो, प्रमोशन में भी हिस्सेदारी मिले, हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व मिले। जहां जहां अभी नहीं मिल रहा है, जब आप जातियां बनाकर समाज में रहते हैं, वर्ण बनाकर समाज में रहते हैं, तो जैसे एक परिवार में अगर 4 लड़के होंगे, चारों को बराबर की हिस्सेदारी मिलती है, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं होता। उसी तरीके से जिसकी जितनी संख्या है उसके अनुपात में उस समाज को उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए और ना कि हमें इन चालबाजियों में आना चाहिए। तो मैं यही इस 1 अगस्त वाले मुद्दे पे मेरी जो समझ है उसके अनुसार मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें आपस में लड़ने झगड़ने के बजाय अपने संवैधानिक अधिकारों को फिर से बहाल करने के लिए अपनी मनपसंद, अपनी विचारधारा, लोकतंत्र और संस्थागत तरीके से चलने वाली शासन सत्ता को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि भारत का जो संविधान है वो लोकतंत्र चाहता है, संवैधानिक लोकतंत्र चाहता है, वो तानाशाही पसंद के विरोध में है, वो परिवारवाद के विरोध में है, वो एक डेमोक्रेसी स्थापित करना चाहता है हमारा संविधान। तो हम वास्तव में एक डेमोक्रेटिक चरित्र के, एक लोकतांत्रिक चरित्र की राजनीतिक व्यवस्था को भारत में स्थापित करें। हम जो संविधान में सारे वर्णित अधिकार हैं, देश के जो हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो वादा किया, जो एक संकल्प लिया, उसको पूरा करने की दिशा में प्रयास करें। और ये तब हो सकता है जब हम आपस में मिलजुल कर, संगठित होकर एक दूसरे के साथ भाईचारा बंधुत्व बनाकर काम करेंगे, न कि आपस में लड़कर। तो मैं यही बात यहाँ पर कहना चाहता था कि हमें इसमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, जो हमें लड़ाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। सूत कपास कुछ है नहीं, जुलाहे आपस में लड़ रहे हैं, लट्ठम लट्ठा कर रहे हैं। नौकरियां बची नहीं हैं, नौकरियां सब छीन ली गई हैं, प्रमोशन आपका छीन लिया गया है और वहां आपको कहा जा रहा कि भाई ये इसमें नौकरियां सबको मिलनी चाहिए। जब नौकरियां ही नहीं मिलेंगी क्या? और दूसरी ओर आपने शिक्षा में पहुंचने के रास्ते बंद कर दिए, खत्म कर दिए हैं। आप वहां पर आप खाने में उलझा रहे हैं, दूसरी चीजों में उलझा रहे हैं ताकि ये पढ़ ना पाए। और उधर आप कह रहे हैं भाई बिना पढ़े तो कोई, वहां पर आप कहेंगे, आप आवेदन मांगेंगे, योग्य नहीं मिलेगा, वहां पर आप कहेंगे कि भाई नॉट फाउंड सुटेबल, कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला, इस वजह से आप पद को फिर भरेंगे नहीं। और जो कुछ आगे बढ़े हुए जो लोग शिक्षा की ओर बढ़ने लायक हुए थे, जिनके पास 2 पैसा हुआ, कुछ नौकरियां मिली, जो अपने बच्चों को आपके निजी व्यवस्था में, आज आपने सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया, महंगे महंगे कॉलेज कर दिए। जो इस महंगी व्यवस्था में पढ़ा लिखा सकने लायक है उसको, उससे आप अधिकार छीन लेंगे। और जिसको आपने उस लायक छोड़ा नहीं है वो वैसे वहां नहीं पहुंच पाएगा। तो आप इस चाल को समझिए, ये बहुत प्लानिंग से किया गया है। इसे हमें, अगर हम नहीं समझेंगे तो हम आपस में लड़ेंगे और टूटेंगे, कमजोर होंगे और हासिल कुछ नहीं होना है। तो मैं इसी के साथ, उम्मीद है कि ये बात को हम समझते हुए फिर से अपना उस भारत को संवैधानिक लोकतंत्र पर आधारित भारत बनाने की दिशा में, शासन सत्ता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, समाज निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेंगे, अंधविश्वास, आडंबरों, पाखंडों से निकलने का प्रयास करेंगे और एक वैज्ञानिक तार्किक सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और सब एकजुट होकर सारे सिस्टम को ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो सबके अपने आप अधिकार मिलेंगे। इस हालत में कोई अधिकार फिलहाल मिलने की स्थिति नजर नहीं आ रही है। जितने जो बचे खुचे अधिकार थे वो सब छीने जा रहे हैं। तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।